हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में मार्कोनिकोफ नियम के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोफ नियम के बारे में। एंटी मार्कोनिकोफ नियम जिसे परोक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है और खराश प्रभाव भी कहा जाता है। क्या होता है ये नियम? देखिए, लास्ट क्लास में आपने देखा कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन, और प्रोपीन पर अगर HX का योग होता है जैसे HCl, तो इसमें हम कौन सा रूल लागू करते हैं? मार्कोनिकोफ का। तो मार्कोनिकोफ के अनुसार इसमें हैलोजन उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इसलिए इसका जो उत्पाद आपने बनाया था वो बनाया था CH3 CHCl CH3, यानी ये हाइड्रोजन तो जोड़ोगे इस पर और क्लोरीन इस पर, और इसके मैकेनिज्म भी आप लोगों ने पढ़ी है। आज देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा परोक्साइड प्रभाव। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ नियम। एंटी मार्कोनिकोफ नियम। देखिए बच्चों, इसे खराश प्रभाव भी कहा जाता है। खराश ने इसका अध्ययन किया, इसलिए इसे खराश प्रभाव कहा जाता है। ये साइंटिस्ट का नाम है। हमें इस नियम में ये पढ़ने को मिलेगा कि अगर हम असंतृप्त असम्मित जैसे प्रोपीन, इस पर HBr का योग करवाएंगे और वो परोक्साइड की उपस्थिति में, और परोक्साइड के रूप में मैंने लिया है यहाँ पे हाइड्रोजन परोक्साइड, है ना, H2O2। तो हाइड्रोजन परोक्साइड की उपस्थिति में अगर हम ये HBr का योग करवाते हैं, तो आप बताइए कि अगर ऊपर वाली क्रिया को देखें तो ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका उल्टा होता है। इसीलिए तो इसका नाम एंटी मार्कोनिकोफ नियम है ना। मार्कोनिकोफ का उल्टा उत्पाद ये देता है कि ब्रोमीन जो है हैलोजन, वो उस द्विबंध वाले कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। यानी कि CH2 वाले कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ेगा, और बीच का पाई बंध तो टूटेगा ही। तो उत्पाद जो बनेगा CH3 CH, इस पर क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन, तो बन जाएगा CH2, और डबल बॉन्ड की जगह हो जाएगा बेटा सिंगल बॉन्ड, और CH2 जो लास्ट कार्बन है उस पर क्या जुड़ेगा? ब्रोमीन। ये उत्पाद बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? परोक्साइड ने ऐसा क्या किया, इस H2O2 ने ऐसा क्या किया कि HBr के योग करवाने पर ब्रोमीन मार्कोनिकोफ का विपरीत उत्पाद दे रहा है, अर्थात ब्रोमीन उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ रहा है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए आपको पढ़नी होगी इसकी क्रियाविधि। तो हमसे कोई सवाल करे कि एंटी मार्कोनिकोफ नियम क्या है, तो आप मार्कोनिकोफ जो नियम है उसका उल्टा बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कि जब किसी असंतृप्त असम्मित हाइड्रोकार्बन पर, असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर HBr का योग करवाया जाता है। देखिए यहाँ पे केवल HBr, HX नहीं बोल रहा हूँ मैं, HBr का योग करवाया जाता है, तो ब्रोमीन हैलोजन उस बहुआबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये एंटी मार्कोनिकोफ नियम परोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे परोक्साइड प्रभाव कहा जाता है। इसका अध्ययन खराश ने किया, इसलिए इसे खराश प्रभाव भी कहते हैं, और मार्कोनिकोफ का ये उल्टा है, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकोफ नियम भी कहा जाता है। लेकिन हम इसको सिद्ध करें कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, अर्थात हमें क्या पढ़ना है? क्रिया विधि, मैकेनिज्म पढ़नी है मेरे बच्चों। तो आ जाओ और देखो यहाँ पर H2O2 है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध का
सम्मांश विदलन होगा। कौन सा विदलन होगा? सम्मांश। आपको याद होगा कि जब मार्कोनिकोफ नियम हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे H अक्ष का विषमांश विदलन किया था कि हैलोजन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अक्ष माइनस हैलाइड आयन बनाता है और प्रोटॉन आयन बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए परोक्साइड में दोनों समान विद्युत ऋणता के ऑक्सीजन परमाणु जब उनके बीच का बंध टूटेगा तो उसमें कौन सा विदलन होगा? समांश, है ना। तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और होमोलाइटिक क्लीवेज यानी कि समांश विदलन से हमेशा क्या बनते हैं? मुक्त मूलक, ठीक है। प्लस दूसरा भी क्या होगा? मुक्त मूलक। तो इसमें हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक बन रहे हैं। अब जब क्रिया में कोई मध्यवर्ती स्पीसीज आयनिक रूप में होती है तो क्रिया आगे आयनिक क्रिया विधि से ही संपन्न होती है। लेकिन अगर किसी क्रिया में मध्यवर्ती स्पीसीज के रूप में मुक्त मूलक का निर्माण होता है तो क्रिया विधि आगे जो बढ़ती है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि के तहत ही बढ़ती है या क्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि से ही संपन्न होती है। तो यहाँ मुक्त मूलक जनित हो चुके हैं, मुक्त मूलकों का निर्माण हो चुका है। तो मेरे बच्चों आगे देखिए इस क्रिया को कि जो HBr होगा उस HBr का इसकी डिमांड क्या होगी? मुक्त मूलक की। जैसे आयन को आयन चाहिए, जैसे ऋणायन है तो उसको धनायन चाहिए, है ना, ऐड करने के लिए, दोनों को जुड़ने के लिए। ऐसे मुक्त मूलक होता है तो उसकी डिमांड भी मुक्त मूलक की होती है। तो इसकी मांग होगी, तो आपने 11th में पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो उसमें क्या होता है? आक्रमण करने वाली स्पीसीज की मांग क्या है उसके आधार पर बंध का विदलन होता है। तो इसकी मांग है कि मुझे मुक्त मूलक चाहिए। तो बेटे जी H और Br में हम जानते हैं कि ब्रोमीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, लेकिन इसकी मांग मुक्त मूलक की होने के कारण इसका समांश विदलन होगा। समांश, ये मैंने फिश हुक लगाए हैं ऐसे, है ना। जब बॉन्ड होता है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन जो साझित होते हैं और दोनों में से एक इसके पास और एक इसके पास चला जाता है तो वह समांश विदलन कहलाता है। तो मेरे बच्चों यहाँ से क्या बनेगा? H मुक्त मूलक और यहाँ Br मुक्त मूलक, और वो H मुक्त मूलक OH मुक्त मूलक से मिलेगा तो क्या बना लेगा? H2O। ऐसे देखो ये तो है ही मुक्त मूलक और ये H मुक्त मूलक, है ना। यहाँ से अब ये दोनों जो मुक्त मूलक हैं आपस में बॉन्ड क्रिएट करेंगे। देखो ये लो HOH, इसको क्या लिखा जाए? H2O। और यहाँ से शेष क्या रह गया? ब्रोमीन मुक्त मूलक। तो ब्रोमीन मुक्त मूलक जनित हो गया। आप सब जानते हैं क्रिया कहाँ हो रही है? किसी पात्र में जिसमें तीन चीज़ जो है यहाँ पे साथ में रखी हुई हैं। जो अभिकारक है प्रोपीन, HBr और H2O2, और तीनों में से जो H2O2 और HBr है उससे ब्रोमीन मुक्त मूलक जनित हो चुके हैं, यानी ब्रोमीन मुक्त मूलकों का निर्माण हो चुका है। तो ब्रोमीन मुक्त मूलक अब किस पर आक्रमण करेंगे? प्रोपीन पर, ठीक है ना। तो हम क्रिया विधि में जो अगला पद पढ़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि प्रोपीन के ऊपर किस प्रकार से ब्रोमीन मुक्त मूलक जुड़ेगा। अब यहाँ पे दो प्रकार के चांसेस हैं। देखिए बंध हमेशा वो टूटता है जो सबसे वीक होता है। अब वीक कौन सा है? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड टूटेगा तो विदलन कौन सा होगा? समांश, क्योंकि मुक्त मूलक को क्या चाहिए होता है? मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक कब बनेगा? समांश विदलन से। तो इस पाई बॉन्ड का कौन सा विदलन होगा? विदलन मतलब टूटना। तो जो क्लीवेज होगा ना इसका वो समांश होगा। उसको फिश हुक से दिखाते हैं बेटा ऐसे, यानी एक मुक्त मूलक इस पे बनेगा और एक मुक्त मूलक इस पे बनेगा। अब ब्रोमीन किस पर जुड़े? हो सकता है इस पे जुड़े या हो सकता है इस पे जुड़े। तो हम दोनों ही जो चांस हैं उनकी बात करते हैं और उनके स्थायित्व की बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्थायी है। तो मेरे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इस पर
1 इलेक्ट्रॉन इस पर। अब हम ये कहें कि ब्रोमीन मुक्त मूलक है, वो इस 1 डिग्री कार्बन से जुड़े, तो इसका मुक्त मूलक यानी कि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही बॉन्ड बनाने में काम आ गए, तो ये वाली स्पीसीज बनेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्रोमीन मुक्त मूलक इस बीच वाले कार्बन से जुड़े, इससे जुड़े, इससे जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, CH3 CHBr CH2 मुक्त मूलक। अब आप लोगों को लास्ट क्लास में इतना समझा दिया गया है कि आप जो मुक्त मूलक हैं उनके स्थायित्व का ऑर्डर जानते हैं, इसलिए इन दोनों ही स्पीसीज में कौन सी स्पीसीज अधिक स्थायी होगी ये आसानी से बता सकते हो। इस मुक्त मूलक को देखोगे तो ये तो 2 डिग्री मुक्त मूलक है और ये मुक्त मूलक 1 डिग्री है। बेटे जी 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन अधिक स्थायी होता है? 2 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। 2 डिग्री से भी ज़्यादा स्थायी कौन है? 3 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री तो कोई बन नहीं रहा है, एक चांस है 1 डिग्री मुक्त मूलक के बनने का और एक चांस है 2 डिग्री के बनने का। तो ज़्यादा कौन सा बनेगा? जो ज़्यादा स्थायी होगा। अब ज़्यादा स्थायी कौन सा है? ऊपर वाला। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अधिक स्थायी मुक्त मूलक, ये अधिक स्थायी मुक्त मूलक है मेरे बच्चों। अब ये ज़्यादा बनेगा, मतलब जहाँ पे क्रिया हम करवा रहे हैं वहाँ पे इस वाले मुक्त मूलक की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। तो अब आगे जब क्रिया करेगा तो यही मुक्त मूलक ज़्यादा क्रिया करेगा और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद है वो इस प्रकार बनेगा कि जब पुनः HBr से क्रिया करेगी ये स्पीसीज, मुक्त मूलक स्पीसीज, तो इसका जो H मुक्त मूलक बनेगा यहाँ से, देखो ये वाला H मुक्त मूलक, वो H मुक्त मूलक इस कार्बन मुक्त मूलक से जुड़कर इसे क्या बना देगा? CH2, है ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? CH3 CH2, इसके आगे तो CH2 है ही, इस पर एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया, ये वाला H मुक्त मूलक, और आगे बनेगा ये CH2Br। अब इस अंतिम उत्पाद को दो, आप देखो कि इसमें ब्रोमीन कहाँ जुड़ा है? अंतिम कार्बन 1 डिग्री कार्बन से, और यहाँ भी मैंने किससे जोड़ा था? लास्ट कार्बन से। इसका मतलब ये जो पेरोक्साइड था इसी का सारा किया धरा है। अगर हम पेरोक्साइड नहीं लेते, अगर आप पेरोक्साइड इस क्रिया में नहीं लेते तो क्या होता? बेटे जी अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से तो क्या एंटी मार्कोनिकोफ नियम लागू होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% श्योर हो जाओ। पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr होगा तो फिर एंटी मार्कोनिकोफ नियम लागू होगा, अदरवाइज नहीं। अगर ये नहीं होता तो ये मुक्त मूलक नहीं बनते, और मुक्त मूलक नहीं बनते तो इनके स्थायित्व की बात हम नहीं करते, तो क्या बनता? कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयन को लास्ट क्लास में आपको समझाया गया है कि 2 डिग्री कार्बोनियम आयन अधिक स्थायी होते हैं और उससे फिर मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ही उत्पाद बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसको हटाकर के आंसर लिखना हो इस रिएक्शन में, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा बेटा? CH3 CHBr CH3, ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन अगर पेरोक्साइड है, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही लें, हो सकता है कोई दूसरा पेरोक्साइड हो, या कई बार रिएक्शन में केवल नाम लिख दिया जाता है पेरोक्साइड ऐसे, तो भी आप समझेंगे कि HBr के साथ में अगर पेरोक्साइड है तो कौन सा नियम लागू होगा? एंटी मार्कोनिकोफ नियम। और क्यों लागू होगा ये मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म से समझाने का प्रयास किया है कि पेरोक्साइड होगा, मुक्त मूलक बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे तो ब्रोमीन मुक्त मूलक बनेगा, ब्रोमीन मुक्त मूलक जो एल्कीन आप ले रहे हैं उस पर आक्रमण करके अधिक स्थायी मुक्त मूलक का निर्माण करेगा, और ऐसी स्थिति तब पैदा होगी जब हैलोजन अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़े। देखो इस पर हाइड्रोजन 2 और इस कार्बन पे हाइड्रोजन 1, अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ रहा ना,
तो वो अधिक स्थायी मुक्त मूलक का निर्माण कर रहा है, क्योंकि वो 2 डिग्री मुक्त मूलक है। इस वजह से ये पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड की उपस्थिति होने के कारण, और खराश प्रभाव साइंटिस्ट के नाम के अनुसार, और एंटी मार्कोनिकोफ नियम का उल्टा होने के कारण इसे कहा गया है। ओके बेटा, अब एक लास्ट सवाल, अगर हमें ये कहा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और पेरोक्साइड, ओके देखो HCl, पेरोक्साइड और ये, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? यहाँ पे क्या होगा? क्या इस पर मार्कोनिकोफ नियम लागू होगा? पेरोक्साइड की उपस्थिति है, या इस पर एंटी मार्कोनिकोफ नियम लागू होगा? क्या सोच रहे हैं आप, बताओ। तो आप ये सोच रहे हैं कि इस पर पेरोक्साइड होने के कारण एंटी मार्कोनिकोफ नियम लागू होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, इस पर मार्कोनिकोफ नियम ही लागू होगा, क्योंकि पेरोक्साइड प्रभाव, या जिसे मैं कहूँ एंटी मार्कोनिकोफ रूल जो है, वो केवल HBr ही दर्शाता है, केवल HBr, केवल HBr। HF, HCl और HI नहीं। यानी इसका आंसर, इसकी जो आप इसका जो उत्तर देंगे या फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनाएंगे, उसमें मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग ही उत्पाद बनाएंगे। एंटी मार्कोनिकोफ रूल इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ HCl है, यहाँ HBr होगा, तभी एंटी मार्कोनिकोफ रूल लागू होगा। ओके बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा? CH3 CH और इसी पर जोड़ोगे Cl और CH3। ओके बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।